तो भाई बैंड चौड़ाई निकालते कैसे है कि किस किस रूप में बैंड चौड़ाई की बेसिक फॉर्मूला कैसे आएगा। अगर आपको आर, एल और सी तीनों परिपथ दे दिए जाए तो उसके अंदर जो है वो एलसीआर परिपथ के अंदर रियलिटी में यहां पे एक प्रतिरोध भी लगा हुआ होता है, ठीक है ना। जहां से हो गया आउटपुट मिलता है वो प्रतिरोध ही होता है बेसिकली, क्योंकि टेलीविजन की बात कर ले या रेडियो की बात कर ले, खुद का अपना एक प्रतिरोध होता है। तो उस प्रतिरोध आरएलसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि वो रेजोनेंस हो जाए, वो अनुनाद हो जाए और बैंड चौड़ाई जो है वो अपन पता कर पाए, तो उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आज अपन देखते हैं। तो बैंड चौड़ाई को निकालने का सूत्र प्राप्त करते हैं। तो बैंड चौड़ाई का सूत्र कैसे निकालेंगे, तो इधर ध्यान दीजिए, जो हमने पहले ग्राफ पढ़ा है धारा का अनुनादी वक्र, वो धारा का अनुनादी वक्र बेसिकली कैसे है, ये हमारे पास ओमेगा हो गया और इधर की ओर ले लिया IRMS, ठीक। इस IRMS और ओमेगा, इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ किस तरीके से आता है, ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। अभी ये भी चर्चा की है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा जहां पे अनुनाद आएगा और धारा का मान भी अधिकतम मिलेगा, और ये जो धारा का मान होगा जिसको बोलेंगे IRMS मैक्सिमम, और ये IRMS का ग्राफ है। क्लियर बात, ऐसा ग्राफ अपने को प्राप्त होता है धारा और ओमेगा के बीच में। अब इसके बीच में ही आपकी सारी आवृत्तियां शामिल है, ठीक है ना। ये आवृत्ति आपकी अनुनाद वाली आवृत्ति है, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि इसकी बैंड चौड़ाई की, ये जो आपका जो चैनल है वो कितनी आवृत्ति के बीच में सुनाई देगा आपको। कोई भी स्टेशन होता है जैसे 98.2 है, तो 98.2 उसकी अनुनादी आवृत्ति है, लेकिन इससे कुछ नीचे और कुछ ऊपर आवृत्ति के केस में 98.1 मान लीजिए, और यहां पे मान लीजिए 98.4, इसके बीच तक वो स्टेशन काम कर रहा है। हालांकि उसकी क्षीणता ज्यादा होगी, सबसे बढ़िया वो कहां पे सुनाई देगा आपको, 98.2 पे। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा आगे पीछे करोगे तो यहां पे भी आपको सुनाई जरूर देगा, लेकिन उसमें हल्का हल्का सा डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाता है, क्षीणता होनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर नॉइज आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन आपका स्टेशन यहां तक काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अनुनाद से पहले एक आवृत्ति फाइंड करते हैं जिसको ओमेगा 1 कहते हैं, और अनुनाद के बाद में भी एक आवृत्ति फाइंड करते हैं जिसको ओमेगा 2 कहते हैं, और इन दोनों का जो ग्रुप होता है, इन दोनों की जो चौड़ाई होती है उसी को बोलते हैं बैंड चौड़ाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, कि इन दोनों स्टेशन के बीच में आपका जो उपकरण है, आपका जो चैनल है वो काम कर रहा है। तो हम यहां पे भी वही काम करते हैं कि अनुनाद से पीछे एक आवृत्ति फाइंड की जाती है और अनुनाद से आगे एक आवृत्ति, जहां तक ये स्टेशन बेसिक काम करता है। तो अनुनाद से पहले की बात की जाए तो यहां पर मान लीजिए ये आवृत्ति आ रही है ओमेगा 1, जिसको मैंने ए पॉइंट नाम दे दिया, और अनुनाद के बाद का जो पॉइंट है ये है ओमेगा 2। ये उच्च आवृत्ति, ये निम्न आवृत्ति, इन दोनों के बीच में आपका वो स्टेशन आपको सुनाई दे रहा है। सबसे बढ़िया कहां सुनाई दे रहा है, ओमेगा आर पे। लेकिन हल्की हल्की सी रव या फिर नॉइज जो आएगी वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे हल्की हल्की सी सुनाई देगी, लेकिन बेसिकली आपका इस दोनों के बीच में काम कर रहा है। ये पॉइंट कहलाता है बी। और ये जो ए और बी पॉइंट होते हैं उनको एक नया नाम दिया जा सकता है, इनको बोलते हैं अर्ध शक्ति बिंदु। क्यों बोला जाता है अर्ध शक्ति बिंदु, क्योंकि ऐसा इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो अधिकतम शक्ति होती है, अधिकतम शक्ति कहां पे मिलेगी, रेजोनेंस पे, क्योंकि धारा अधिकतम है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P = I²R। धारा जहां पे अधिकतम होगी वहां पे शक्ति भी अधिकतम मिलेगी। तो सबसे ज्यादा शक्ति तो कहां पे मिलेगी, ओमेगा आर पे। लेकिन जो ए और बी बिंदु होते हैं यहां पे शक्ति जो मिलती है वो अपने अधिकतम मान की आधी मिलती है। जो ए और बी पॉइंट है यहां पे शक्ति कितनी मिलती है, अपने मैक्सिमम मान की आधी शक्ति अपने को मिलती है, और इसी को हम बोलते हैं अर्ध शक्ति बिंदु। तो यहां पर इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो यहां पे जब धारा को कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे जो धारा अपने को मिलती है वो अधिकतम धारा जो आरएमएस मैक्सिमम है, इस मैक्सिमम का कितना मिलता है, 1/√2। शक्ति अगर बोली जाए तो शक्ति तो मिल रही है ए और बी पॉइंट के लिए आधी। अगर मैं कहूं ए व बी पॉइंट
तो शक्ति कितनी मिल रही है यहां पे? शक्ति तो मिलती है मैक्सिमम की आधी, और जो धारा प्राप्त होती है वो धारा कितनी होती है? IRMS जो मैक्सिमम होता है उसका 1/√2 गुना। ये ध्यान रखिएगा। तो अर्ध शक्ति बिंदु वो बिंदु होते हैं जहां पे शक्ति का मान तो आधा हो जाता है अधिकतम शक्ति का। अधिकतम शक्ति कहां मिलेगी? अनुनाद पर, ठीक है ना। और अनुनाद से पहले और अनुनाद के बाद में दो ऐसे बिंदु जरूर होंगे जहां पे शक्ति का मान जो है वो अपने अधिकतम शक्ति का आधा प्राप्त होता है, और वहां तक आपका वो चैनल काम करता है, उसे बोलते हैं अर्ध शक्ति बिंदु। और इन अर्ध शक्ति बिंदुओं पे अगर धारा कैलकुलेट की जाए तो धारा मिलती है अधिकतम मान की 1/√2। क्लियर है बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं इस ए और बी बिंदु के लिए कैलकुलेट करूं कि ए और बी बिंदु के लिए क्या वैल्यू आएगी, तो जरा ध्यान दीजिए। अर्ध शक्ति बिंदु ए व बी के लिए क्या लिखा जाएगा कि यहां पे जो आरएमएस मान आएगा ए और बी बिंदु के लिए, जरा इस ग्राफ को अगर वापस से देखा जाए तो आरएमएस मान जो आ रहा है, ये पूरी लाइन आरएमएस की है। इस ए और बी बिंदु के लिए IRMS की वैल्यू किसके बराबर है? अपने अधिकतम मान की कितनी है? 1/√2। तो ए और बी बिंदु के लिए अगर IRMS लिखा जाए तो IRMS बेसिकली कितना आएगा? IRMS मैक्सिमम का 1/√2। अब हमें पता है ओम्स लॉ से I को क्या लिख सकते हैं? V/R। लेकिन यहां पे बात LCR परिपथ की हो रही है, तो R का काम Z करेगा, तो यहां पे लिखा जाएगा IRMS को VRMS डिवाइड बाय Z। और जरा ध्यान दीजिए, यहां पे आपने एक कंडीशन ली है, IRMS मैक्सिमम अधिकतम मान लिया है, और धारा का अधिकतम मान कहां पे होता है? जहां पे प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। और प्रतिबाधा न्यूनतम कहां पे होगी? तो वो अपन इससे पहले जो ग्राफ है इसके अंदर चर्चा कर चुके हैं। प्रतिबाधा न्यूनतम कहां होती है? जब Z का मान किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। तो बस उसी बात को हम यहां पे नोट डाउन करेंगे कि जो अधिकतम धारा होगी, वोल्टेज तो VRMS ही रहेगा, लेकिन अधिकतम धारा जो मिलेगी वो कहां मिलेगी? Z का मान किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। ये मैंने ऐसे लिखा है, बेसिकली ये R है, ठीक है ना। Z का मान कितना होगा? R के बराबर, क्योंकि धारा भी तो वापस से ओम्स लॉ लगाना है, V/R करना है, लेकिन यहां पे धारा का अधिकतम मान लिया है आपने, तो धारा का अधिकतम मान कहां पे होगा? जब Z का मान किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। और यहां पे तो एक नॉर्मल सा IRMS का फॉर्मूला लगाया कि IRMS बेसिकली जनरल फॉर्मूला क्या होता है? VRMS/Z। क्लियर है बात? तो अब इसको Z की वैल्यू को हमने बेसिकली कितना लिखा है? R के बराबर लिखा है, तो ये लिखा गया R। ध्यान से देखा जाए तो VRMS से VRMS कैंसिल आउट, तो Z यहां पे क्या लिखा जाएगा? √2 मल्टीप्लाई विद R। अब हमें पता है Z इज इक्वल टू होता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई विद R। यही होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इसके रूट हटाया जाए तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो यह बनेगा R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2R²। ठीक, R² को उधर लेके जाइए तो देखिए क्या रिलेशन बनता है? XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, R² को उधर लेके चले जाओ तो 2R² माइनस R², तो ये बन जाएगा XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू R²। जब दोनों तरफ से स्क्वायर हटाया जाए तो ये बेसिकली आपका आएगा XL माइनस XC इज इक्वल टू प्लस माइनस R, क्योंकि रूट हट रहा है तो प्लस माइनस R में आए। अब ये प्लस माइनस R को कैसे कैलकुलेट करें, या फिर कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, तो वो ग्राफ बताएगा। जरा ध्यान से समझिए। बिंदु ए की बात करूं मैं, बिंदु ए का मतलब मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं। ग्राफ बिंदु ए के बताइए रेजोनेंस अनुनाद से बाद में है कि पहले? तो पता चल रहा है अनुनाद से पहले। और अनुनाद के पहले आपका LCR सर्किट किसकी तरह बिहेव करता है? LCR सर्किट बिहेव करता है धारितीय प्रभुत्व की तरह, धारिता की तरह प्रभुत्व बिहेव करता है। तो बस उसी बात को अगर यहां पे लिखा जाए तो बिंदु ए पर XC बड़ा होगा XL से, XC की वैल्यू XL से क्या होगी? बड़ी होगी। और XC की वैल्यू जब XL से बड़ी होगी तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, नॉर्मल सी गणित है। तो हम यहां पे लिखेंगे अतः XL माइनस XC जो आएगा वो माइनस का R आएगा। अब XL की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? बात बिंदु ए की हो रही है, तो बिंदु ए पे
आवृत्ति कितनी है, ओमेगा 1 है, तो यहां पे एक्सएल की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये होगा ओमेगा 1L माइनस 1 बाय ओमेगा 1C इज इक्वल टू माइनस आर। ये होगी समीकरण संख्या 1। ये बिंदु ए पे हमने लिखा है क्योंकि एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल, एक्सी का मान होता है 1 बाय ओमेगा सी, और बात बिंदु ए की हो रही है, तो ए बिंदु के ऊपर जो आवृत्ति है वो ओमेगा 1 मानी गई है। क्लियर है बात? तो यहां तक हमारे पास। अब बात करते हैं बिंदु बी की। तो अगर बिंदु बी की बात की जाए तो बिंदु बी के ऊपर बेसिकली क्या होगा, एक्सी छोटा हो जाएगा एक्सएल से, क्योंकि बिंदु बी जो है वो आपका अनुनाद के बाद में है। बिंदु बी जो है वो अनुनाद के बाद में, और अनुनाद के बाद में जो है वो प्रभुत्व किसका होता है, प्रेरणीय प्रभुत्व होता है। और प्रेरणीय प्रभुत्व के लिए एल बड़ा होगा सी से, तो एल जब बड़ा होगा सी से तो उस केस के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो एक्सएल माइनस एक्सी जो आएगा वो प्लस आर आएगा। अब एक्सएल क्या लिखेंगे, ओमेगा 2L माइनस 1 बाय ओमेगा 2C इज इक्वल टू प्लस आर। ये इक्वेशन नंबर 2। ये 2 क्यों लिखा है वो समझ में आ रहा है, क्योंकि बिंदु बी की बात हो रही है और बिंदु बी पे जो आवृत्ति है वो ओमेगा 2 है, तो ओमेगा 2 हमने लिखा। ये समीकरण संख्या 2 हो गई। अब क्या करना है, अब जो है वो आप इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। ये समीकरण 1 है और दूसरी समीकरण जो हमने बनाई है उन दोनों को जोड़ दो। तो यहां पे लिखा गया समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ओमेगा 1L माइनस 1 बाय ओमेगा 1C प्लस ओमेगा 2L माइनस 1 बाय ओमेगा 2C बराबर 0, क्योंकि ये प्लस का आ रहा है और उस वाले समीकरण 1 में देखा जाए तो माइनस आर होता है, तो प्लस आर माइनस आर 0 हो जाएगा। यहां से देखा जाए तो ये बेसिकली आपके पास में क्या आएगा, ओमेगा, अगर L को मैं ले लूं कॉमन, जरा ध्यान दीजिए, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या में L को कॉमन ले लिया जाए तो ये आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। यहां से माइनस 1 बाय C को कॉमन ले लो इन दोनों से, ये जो 2 पॉइंट पड़े हैं हमारे पास, ये वाला और ये वाला, इनमें से, तो ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, 1 बाय C माइनस के साथ कॉमन ले लिया, 1 बाय ओमेगा 1 प्लस 1 बाय ओमेगा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ, बनेगा L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 बाय C 1 बाय ओमेगा 1 प्लस 1 बाय ओमेगा 2। आगे नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। अगर इसको आगे और सॉल्व किया जाए तो जरा ध्यान दीजिए, इसको लिखा जाएगा L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये तो है ही। इधर की ओर अगर एलसीएम लिया जाए तो 1 बाय C, ये एलसीएम आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम यहां पे आ जाएगा, ये उधर ये इधर, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1। अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो ये पूरी टर्म क्या होगी, कैंसल आउट होगी, तो ये बन गया LC, इस C को मैं इधर ले गया, ये बन जाएगा 1 बाय ओमेगा 1 ओमेगा 2। ये आ गई समीकरण संख्या 3। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3 बन गई। अब इस 3 का यूज करेंगे जब आगे हम डेरिवेशन को और आगे बढ़ाएंगे। और दूसरे वाले अब क्या करना है, तो दूसरे केस के अंदर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। जो समीकरण 2 बनी है हमारे पास, समीकरण 2 ये रही, इसमें से किसको माइनस कर दो, समीकरण 1 जो पिछली वाली स्लाइड में हमने देखी है, तो उसको घटा देंगे। तो देखिए क्या रिलेशन आएगा, ओमेगा 2L माइनस ओमेगा 2C माइनस, अब किसको करना है, इस समीकरण को माइनस करना है, तो ये तो आएगा माइनस में और ये आ जाएगा प्लस में, तो ये लिखा गया माइनस का ओमेगा 1L प्लस 1 बाय ओमेगा 2C इक्वल टू 2R। ठीक है ना, इक्वल टू क्या आएगा, 2R। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में से 2 को माइनस किया तो ये बनेगा ओमेगा 2L माइनस 1 बाय ओमेगा 2C माइनस ओमेगा 1L प्लस 1 बाय ओमेगा 1C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R। ठीक है ना, ये हमने पिछली स्लाइड को देखे तो उससे हमको ये रिजल्ट अपने को मिलता है। अब अगर यहां पे ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं इसमें से L कॉमन ले लूं इन दोनों में से,
इन दोनों में से L को कॉमन ले लिया जाए तो L कॉमन आते ही ये बेसिकली बन जाएगा ω2 माइनस ω1, यही बना। और इसमें से अगर मैं माइनस का 1/c कॉमन ले लूं, ठीक है ना, इन दोनों की बात हो रही है यहां पे, इसकी और इसकी। तो अगर इन दोनों में से अगर कॉमन ले लिया जाए तो वो भी माइनस का 1/c कॉमन लिया तो ये बनेगा माइनस का 1/c, तो ω2 और ये माइनस कॉमन आ गया तो ये ω1 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यही बना। अब बस आगे एलसीएम लेना है, ω2 माइनस ω1 माइनस 1/c, एलसीएम लिया जाए ω2 ω1, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो ω1 माइनस ω2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। अगर मान लीजिए मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो माइनस अंदर जाते ही ये संख्या प्लस हो जाएगी, तो ये L ω2 माइनस ω1 प्लस 1/c, ये माइनस को अंदर गुणा कर दिया तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो ω2 माइनस ω1, चिन्ह बदल गए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन जाएगा ω2 ω1 इज इक्वल टू 2r। नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है, ω2 माइनस ω1 दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है, क्यों ना कॉमन निकाल लिया जाए। तो ω2 माइनस ω1 को ले लिया हमने कॉमन, तो ये बन गया L प्लस 1/c और ये बनेगा ω1 ω2 इज इक्वल टू 2r, यही बन गया हमारे पास ω1। इस पूरी टर्म को, इसको और इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन ले लेंगे ये L, ये 1/c और नीचे पड़ी हुई संख्या और ये एज इट इज। क्लियर है बात। अब जरा ध्यान दीजिए 1/ω1 ω2 की वैल्यू तो समीकरण 3 से जरा ध्यान से देखिए, 1/ω1 ω2 की वैल्यू तो LC है, तो बस इसी वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं, ये लिखा जाएगा ω2 माइनस ω1 और क्या रिजल्ट आया था जरा देखें तो L प्लस 1/c और 1/ω1 ω2 जिसकी वैल्यू हम समीकरण 3 से पुट करेंगे, तो समीकरण 3 से बेसिकली कितनी है, LC है, तो LC ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। ठीक, ध्यान से देखा जाए तो C से C कैंसल आउट हो गया, ω2 माइनस ω1, ये L प्लस L 2L हो गया इज इक्वल टू 2r। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट, तो ω2 माइनस ω1 इज इक्वल टू r डिवाइड बाय L। और ω2 माइनस ω1 ही हमारी क्या होती है, बैंड चौड़ाई होती है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, बैंड चौड़ाई। तो ω2 माइनस ω1 इसी को बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, जिसको हम नाम दे दिया बैंड चौड़ाई। इसी के बीच में आपकी वो आवृत्ति आएगी जो आपका रेडियो या टेलीविजन की जो आवृत्ति है वो इसके बीच में काम करेगी। तो अगर ω2 माइनस ω1 को डेल्टा ओमेगा लिखा जाए तो ये आ जाएगा r/L। तो ये डेरिवेशन काफी बड़ा डेरिवेशन तो जरूर है, लेकिन नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। अगर आप मैथमेटिक्स को बहुत सही से समझोगे तो कहीं कोई समस्या इसके अंदर नहीं आती। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें इस वीडियो लेक्चर की आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बैंड चौड़ाई के बारे में देखा कि बैंड चौड़ाई क्या होती है, रेडियो कैसे काम करता है, उसके पास सारी एंटीना के पास सारी आवृत्ति आती है, लेकिन अपने को वही सुनाई देती है जो बेसिकली आपकी जो अनुनाद के साथ में मिलती है, वही आवृत्ति आपको सुनाई देती है। ठीक, तो ये सारी बातें हमने अनुनाद के बारे में की और ये बैंड चौड़ाई की वैल्यू हमने डेराइव की। ठीक, तो आगे नेक्स्ट अगर वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, गुणवत्ता गुणांक जिसको बोलते हैं, और वो गुणवत्ता गुणांक कैसे एक एलसीआर सर्किट को प्रभावित करता है, गुणवत्ता गुणांक कितना होना चाहिए एक एलसीआर सर्किट का, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में शक्ति के बारे में बात करेंगे कि एनर्जी एलसीआर परिपथ के अंदर या प्रत्यावर्ती धारा में औसत शक्ति का व्यय जो होता है वो कितना होता है। क्लियर है बात। ठीक, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे के वीडियो लेक्चर में इसके आगे की बात की जाएगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने एपेक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।